हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर एग्रीकल्चर है वो मैं जल्दी से कवर करवा दूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। आई मीन मिड टर्म जो होते हैं वो आप लोगों के शुरू होने वाले हैं। देयरफॉर काफ़ी लोगों के मेरे को डिमांड्स आ रहा था कि ये वाला चैप्टर एज सून एज पॉसिबल करवा दिया जाए मेरे चैनल पे। सो हेयर आई एम विद द वीडियो। और ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो रहने वाली है, यानी पूरा का पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो में ख़त्म कर रहे होंगे। और वीडियो के एंड में आई हैव सम सरप्राइज फॉर यू विच आई विल बी रिवीलिंग एट द वेरी एंड, सो वेट टिल द एंड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहली बात आती है कि एग्रीकल्चर है क्या। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी तो आपने एग्रीकल्चर सुना ही होगा, बट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, अब इकोनॉमिक अगर आपको मतलब नहीं पता, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट, इट इज इकोनॉमिक वर्ड जहां भी होना, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मनी। और यूजुअली इकोनॉमी की आप बात करते हो कंट्री की, एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी की जब बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं वहां पे पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, मनी की। तो जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के जमाने से चलती आ रही है और ये काफी ज्यादा रिलेटेड है। प्राइमरी एक्टिविटी एक तो इसलिए है क्योंकि ये हमने इनहेरिट करी है हमारे फोर फादर से। एक तो इसलिए आप इसको कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं कि ये प्राइमरी एक्टिविटी है। और प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए भी है बिकॉज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू दी नेचुरल एनवायरमेंट। ये काफी ज्यादा जो एग्रीकल्चर है, काफी ज्यादा क्या मतलब, ये उसका पूरा जो रिलेशन है दैट इज विद दी नेचुरल एनवायरमेंट। अब बात आती है कि भाई एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। ये तो मैंने बता दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, सब तो हमें भी पता है। बट एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? तो जो वर्ड एग्रीकल्चर है वो लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। वन इज एजर, ठीक है, एजर कह लो, एगर कह लो, एजर मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो मैंने बात करी एगर की, एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब जो ये वर्ड है एगर और कल्चर, दैट आर द लैटिन वर्ड्स। तो जस्ट एक बार में मतलब आई विल गिव यू अ शॉर्ट चार्ट जिससे आप ये चीज अच्छे से लर्न तो आई वोंट से, बट हाँ समझ पाओगे। मैंने बात करी वर्ड एग्रीकल्चर की। तो जो ये वर्ड एग्रीकल्चर है ये डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से। एग्री जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है हमारा एजर से, और कल्चर एज इट इज डिराइव हुआ है कल्चर वर्ड से ही। और मैं बात करूं एजर की, तो एजर का मतलब होता है सॉइल, और वहीं मैं बात करूं कल्चर की तो कल्चर स्टैंड्स फॉर, या इट मीन्स कल्टीवेशन। सो आई होप अब आप लोगों को मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सॉर्ट ऑफ मतलब आप अपनी बुक्स में रफ में छोटा सा चार्ट कह सकते हो, फ्लो चार्ट, इस फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी वर ऑन एग्रीकल्चर। दस एग्रीकल्चर, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की। तो एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, यानी सॉइल को कल्टीवेट करने का जो पूरा आर्ट है, साइंस है, वो एग्रीकल्चर में आता है। साथ ही साथ क्रॉप्स को रेज करना, यानी क्रॉप्स को उगाना, और फिर लाइव स्टॉक को भी उगाना। जब आप ऐसा करते हो, उगाते हो, तो दैट इज एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है उसमें तीन चीज आती है। सबसे पहले आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉइल। पूरा सॉइल मतलब सॉइल होता है उसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, उसकी क्या आर्ट है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो सब एग्रीकल्चर में आता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जब मैं वर्ड यूज करती हूँ उसमें ये भी आता है कि आपको ये आर्ट एंड साइंस तो पता होनी चाहिए सॉइल को कल्टीवेट करने की, साथ ही साथ आपको क्रॉप्स भी कल्टीवेट करना होगा। और जब आप ये काम कर रहे हो तो आप दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फुलफिल करते हो। और तीसरा रिक्वायरमेंट है लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक इज रिलेटेड, मतलब जब आप इतना कर रहे हो तो यू शुड बी अर्निंग ऑल्सो ना। तो लाइव स्टॉक इज ऑल अबाउट कि मतलब यू आर डूइंग इट फॉर योर लिविंग। एग्रीकल्चर आप अपनी जीने का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कर रहे हो, तो लाइव स्टॉक को रेज भी कर रहे हो आप साथ ही साथ।
तो ये 3 रिक्वायरमेंट हो गई एग्रीकल्चर की। लेट्स मूव ऑन। अब ये वाली जो स्लाइड है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लेट मी टेल यू। एक तो जो इसका पॉइंट नंबर 3 ये जो डेफिनेशन दैट इज इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ जो ये वाला मैंने बताया एजा मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा खास, पर समझने वाली स्लाइड है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। इट इज स्टिल अननोन व्हेन एग्रीकल्चर एक्चुअली स्टार्टेड। ये हम अभी तक नहीं जानते, टिल डेट हम नहीं जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में कब शुरू हुआ था, ये अननोन है बात। लेकिन हाउएवर द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, भले ही हमें ये बात नहीं पता है कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में कब स्टार्ट हुआ था, बट उसका जो इन्वेंशन रहा है, एग्रीकल्चर का जो इन्वेंशन रहा है, उसने अर्ली ह्यूमंस को बहुत ज्यादा मदद किया है एक सेटल्ड लाइफ जीने में। कैसे मदद किया है? अर्ली ह्यूमंस को एक सेटल्ड लाइफ जीने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। एट प्रेजेंट दो वी आर लिविंग, अभी जो प्रेजेंट है हम कौन सी एज में जी रहे हैं? हम जी रहे हैं इंडस्ट्रियल एज में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एट प्रेजेंट वी आर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल एज, हम इंडस्ट्रियल एज में रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दुनिया की आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। तो एट प्रेजेंट भले ही हम इंडस्ट्रियल एज में हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की आधी से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं एंगेज्ड है। मूविंग फॉरवर्ड विद द टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को? लेट अस रीड अबाउट इट। द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ओके, फार्मिंग करने के जो मेथड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अच्छा, ये चीज़ आपको पता होगी कि जो चीज़ मैं उत्तर प्रदेश में उगा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ मैं तमिलनाडु में भी ग्रो कर पाऊँ, और उसका या अगर ग्रो भी हो रहा है तो उसका जो फार्मिंग का मेथड है वो डिफरेंट हो सकता है। प्रोडक्शन का जो अमाउंट है, मतलब हो सकता है यूपी में कोई चीज़ ज़्यादा ग्रो कर रही हो एज कम्पेयर टू तमिलनाडु, या वहाँ पे ग्रो ही ना करी, तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। मैंने यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल आपको दिया है, इंडिया के स्टेट्स का, बट ये पूरी वर्ल्ड में ये चीज़ एप्लीकेबल है, तो कि वैरी होता है एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे जो ये चीज़ें हैं। दिस वेरिएशन, अब ये वेरिएशन क्यों है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये वेरिएशन इसलिए है क्योंकि टाइम जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं, और इस वजह से ये वेरिएशन देखने को मिलता है। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, अब हो सकता है जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है एग्रीकल्चर को, इन्फ्लुएंस का मेरा यहाँ पे ये मतलब भी है कि वो वहाँ पे अफेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो फैक्टर इकोनॉमिक हो, यानी मनी रिलेटेड हो, कोई जगह किसी जगह पे पैसा ज़्यादा हो, ठीक है, इकोनॉमिक फैसिलिटी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द प्लेस जहाँ पे वो कम ग्रो कर पा रहा है या डिफरेंट तरीके से ग्रो कर रहा है। सिमिलरली फिजिकल भी हो सकता है वो फैक्टर, फिजिकल से वहाँ पे लेट्स से सॉइल नहीं अच्छी है या फिर वेदर नहीं अच्छा, तो वो सब फिजिकल में आ गया। नाउ विल स्टडी वन बाय वन द फैक्टर्स। सो जो नंबर वन फैक्टर है, दिस इज द नंबर वन फैक्टर, दैट इज रिलीफ। रिलीफ का मतलब है द लैंड, ठीक है। तो द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है एग्जाम में, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेशली आती है। लैंड ऑन विच, ऐसी लैंड जिसपे क्रॉप्स आप ग्रो कर पा रहे हो उसको कहते हैं एरेबल लैंड। देन देयर इज अ सेमी एरेबल लैंड, और एक डेजर्ट वाला भी होता है, यू ऑल नो डेजर्ट, राइट। तो ऐसी लैंड जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है, आई वुड से द ऑपोजिट ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट पे प्लांट इजिली ग्रो नहीं कर पाते, बट ऐसी जगह जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, किए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं एरेबल लैंड, ठीक है। अब जो लो लैंड है, लो लैंड्स में क्या क्या आते हैं, सच एज रिवर बेसिन्स, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास, सब आपको पता है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग देयरफॉर। तो जो लो लैंड्स हैं वो ज्यादा सूटेबल हैं किसके लिए? आर मोर सूटेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए एक का जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसके लिए ज्यादा सूटेबल है जब हम उसको कंपेयर करते हैं हाईलैंड से। सो हाईलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो हाईलैंड्स में बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं आपके माउंटेन्स, आपका बात आ जाती है यहाँ पे हिल स्लोप्स की, और साथ साथ आपकी बात यहाँ पे आ जाती है प्लाटूज की भी आती है, ठीक है। सो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
हाईलैंड्स में ये चीजें आती है, माउंटेन्स, हिल स्लोप्स एंड प्लेटो। साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने वाई करके लिखा है। वाई मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, वाई लिखने का मेरा मेन रीजन ये है बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। lowlands are more suitable for the growth and development of agriculture than the highlands. Give reason. यहाँ पे गिव रीजन बन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट गिव रीजन है इसका। बिकॉज होगा, बिकॉज इन द लोलैंड्स। क्यों है ऐसा, जो पॉइंट नंबर 2 है उसे प्रूव करो। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोलैंड्स है वहां पे जो डेंस पॉपुलेशन है वो एक तो एडिक्वेट और चीप लेबर प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि काफी ज्यादा लोग होंगे तो डेफिनेटली एडिक्वेट, काफी ज्यादा, एडिक्वेट का मतलब होता है ज्यादा, इनफ या कह लो मोर, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा और चीप यानी सस्ता लेबर आपको मिल रहा होगा, और लेस एक्सपेंसिव। चीप का भी मैं यहीं पर मतलब लिख दे रही हूँ, इट मीन्स लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, तो लेबर यानी द पीपल हु आर हेल्पिंग यू ग्रो ओवर देयर, ग्रो द क्रॉप्स ओवर देयर। तो साथ साथ एक तो आपको मिल रहा है जो लोलैंड्स में जो डेंस पॉपुलेशन है उससे आपको 3 चीजें मिल रही है। फर्स्ट इज एडिक्वेट एंड चीप लेबर, एंड सेकेंड इज रेडीमेड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स के लिए आपको रेडीमेड मार्केट मिल रहा है। यू डू नॉट नीड टू क्रिएट अ मार्केट, आपको पहले से ही फार्म प्रोडक्ट्स के लिए यू आर गेटिंग द मार्केट। तो ये 2 फायदे, 2 कह लो, 3 कह लो, एज यू वांट टू काउंट, बट रादर आई विल गो विद 2। एक हो गया पॉइंट आपका एडिक्वेट एंड चीप लेबर का, सेकेंड पॉइंट आपका हो गया रेडीमेड मार्केट फॉर द फार्म प्रोडक्ट्स इन द हिली। अब यही चीज कंटिन्यूएशन में, जो सेकेंड पॉइंट को मैंने प्रूव किया थर्ड पॉइंट में, उसी का कंटिन्यूएशन है, प्रूविंग है सेकेंड पॉइंट का, कि हिली और माउंटेनस जो एरियाज होते हैं वहां पे जो सॉइल इरोजन होता है वो रैपिड होता है, यानी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्विक होता है। यानी आपने मतलब जो सॉइल, अच्छा सॉइल इरोजन क्या होता है, आप मिस हो सकता है काफियों को ना पता हो, तो सॉइल इरोजन इज नथिंग बट जब सॉइल है और काफी ज्यादा तेज आंधी आया या समथिंग लाइक दैट, तो जो सॉइल होता है उसका जो ऊपर वाली लेयर होती है, सॉइल की ऊपर वाली लेयर, वो मतलब अपनी प्लेस से हट जाती है। ठीक है, इससे कभी कभी जो प्लांट होता है वो डिटैच हो जाता है, बट ये यूजुअली दिस इज नॉट द केस। तो हिली और माउंटेनियस एरियाज में जो सॉइल इरोजन है वो रैपिड होता है। साथ ही साथ जो फार्म मशीनरी है वो यूज नहीं की जा सकती है। फार्म मशीनरी यूज इसलिए नहीं की जाती क्योंकि मतलब अंडरस्टैंडेबल यार, हिली माउंटेनियस एरियाज पे हाउ आर यू गोइंग टू यूज द फार्म मशीनरी। तो वो एक तो फार्म मशीनरी यूज नहीं की जा सकती है, बहुत ज्यादा क्या मतलब रेयरली होता है कि यू आर एबल टू यूज द फार्म मशीनरी ऑन द माउंटेनियस एरियाज, हिली एरियाज पे। साथ ही साथ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लिमिटेड है, एंड दिस इज नॉट द केस जब आप बात करते हो लोलैंड्स की। लोलैंड्स पे तो देयर इज नो लिमिटेशन फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजुअली, जनरली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो रिलीफ में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कभी कभी एग्जाम्स में इन सम ईयर्स नोटिस भी किया गया था कि पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, सो यू शुड गिव अ थॉरो रीडिंग टू दिस टॉपिक। नाउ कमिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, किस टाइप का क्लाइमेट फेवर करता है एग्रीकल्चर को, आपको पता होना चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है ना, ये फेवर करता है किसको, एग्रीकल्चर को। ये फेवर करता है एग्रीकल्चर को इस वजह से कल्टीवेशन जो है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में। अच्छा, लेट मी टेल यू, इक्वेटोरियल और जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये बनता है कि कल्टीवेशन इज पॉसिबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन्स, गिव रीजन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये एरियाज हैं, सॉरी जो ये रीजन्स कह लो, तो यहाँ पे क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, पूरे साल आपको यही क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में। इस वजह से पूरे साल ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है, सिर्फ इसलिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वही क्लाइमेट है जो हमें चाहिए एग्रीकल्चर को फेवर करने के लिए। अच्छा, अब जो विंटर और कोल्ड रीजन्स होते हैं वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर जो कि हमें प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। ठीक है, इन विंटर एंड इन द कोल्ड रीजन्स टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा लो होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। द मॉइस्चर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, मॉइस्चर का जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा तो नहीं बट यस, उसके बिना भी यू कैन नॉट बी वेरी, मतलब आसानी से आप ग्रो नहीं करवा सकते हो। तो जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स का वो भी एसेंशियल है फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए जरूरी है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अब जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है वो वेरी करता है टेम्परेचर में। अच्छा, ये चीज आप समझ लोगे कि टेम्परेचर
बढ़ा तो मॉइस्चर में भी कुछ चेंज आएगा, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट में भी चेंज आएगा, टेम्परेचर घटा तब भी मॉइस्चर रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा। तो जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है और जो टेम्परेचर है, ये दोनों आपस में बैलेंसिंग का ज़रूरी है हमारा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर में मैंने TEMP डॉट किया है, दैट स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो इसमें हमें बैलेंस चाहिए हुआ है। बैलेंस क्यों चाहिए? क्योंकि जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो हमें बैलेंस चाहिए ताकि हम अच्छे से कल्टीवेट कर पाए क्रॉप को। मोर मॉइस्चर, ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होते हैं इन द ट्रॉपिकल एरियाज। क्यों ट्रॉपिकल एरियाज में आपको ज्यादा मॉइस्चर क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे क्लाइमेट हॉट होता है। ये चीज मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, मोर मॉइस्चर इज नीडेड इन द ट्रॉपिकल एरियाज। क्यों चाहिए हमें ऐसा? बिकॉज वहां पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मैं हॉट क्लाइमेट लिख रही हूँ, आप लोग आगे का अपनी बुक में ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, मोर मॉइस्चर चाहिए, पर किसके कंपैरिजन में ज्यादा मॉइस्चर चाहिए? टेम्परेट एरियाज के कंपैरिजन में फॉर द सेम क्रॉप। एक क्रॉप राइस फॉर एग्जांपल, साफ साफ बोल रही हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ज्यादा मॉइस्चर चाहिए आपको राइस को उगाने में ट्रॉपिकल एरियाज में एज कंपेयर टू द मॉइस्चर जो आपको चाहिए होगा टेम्परेट एरियाज में राइस को ही उगाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दिस वैरीज अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, दिस वैरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस और ऑफ द रीजन। इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन ड्राई एरियाज विदाउट इरिगेशन। इरिगेशन के बिना ड्राई एरियाज में क्रॉप्स ग्रो करना इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, बट यस डिफिकल्ट जरूर है इरिगेशन के बिना। अदरवाइज तो आप ड्राई एरियाज में भी ग्रो कर सकते हो इरिगेशन के साथ, पर इरिगेशन जरूरी है ड्राई एरियाज में ताकि आप इजिली क्रॉप्स ग्रो कर पाओ। नाउ कमिंग टू द टॉपिक सोयल। अब जो सोयल है वो ना सिर्फ प्लांट को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ वो एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है प्लांट को ताकि वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर प्लांट तक पहुंचा पाए। एक ऐसा मीडियम देता है प्लांट को, ठीक है। तो सॉइल क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है एक तो प्लांट को, साथ ही साथ सॉइल जो है वो एक ऐसा मीडियम की तरह काम करता है ताकि वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को सप्लाई करवा पाए या कर पाए, कह सकते हो। क्योंकि जो मॉइस्चर होता है और न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बेसिकली वेयर वी मीन टू से जो वाटर होता है वो प्लांट में कैसे पहुंचेगा। आप 7th में बायो में पढ़ोगे कि जो मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स आता है बेसिकली। I'll write it down here. न्यूट्रिएंट्स से यहाँ पे मतलब है वाटर एंड मिनरल्स। तो जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल अब्जॉर्ब करता है एंड फिर बाकी पूरा प्लांट का एक सिस्टम होता है जाइलम टिश्यूज का, उसकी वजह से आप सप्लाई हो पाता है प्लांट मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। अब 3 टाइप ऑफ सॉइल का यहाँ पे जिक्र है कि बात हुई है आपके चैप्टर में, दैट वन इज पोरस सॉइल, अनदर इज क्ले सॉइल, थर्ड इज अलूवियल सॉइल। कमिंग टू द पोरस सॉइल। अच्छा, जो पोरस सॉइल है वो सॉफ्ट है और आप उसको इजिली टिल्ट कर सकते हो, ठीक है, वो टेढ़ा किया जा सकता है, कैन बी टिल्ड इजिली। क्ले सॉइल जो है उसका हाई मॉइस्चर रिटेंटेटिव कैपेसिटी है, यानी वो हाई मॉइस्चर, ज्यादा मॉइस्चर रिटेंटेटिव कैपेसिटी, यानी ज्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर पाता है। अलूवियल सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा उपजाऊ है। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है। ये काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उपजाऊ। हाँ, अलूवियल सॉइल जो है वो ज्यादा फर्टाइल होता है, यानी ज्यादा उपजाऊ होता है। ऐसा सॉइल जिसमें ज्यादा वैरायटी के मिनरल्स हैं, वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के लिए सुटेबल। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जो अलूवियल सॉइल है, फॉर एग्जांपल दिस मे और मे नॉट बी ट्रू, आई एम टेलिंग यू बिफोर। जो अलूवियल सॉइल है, मान लो एक या चलो अलूवियल सॉइल छोड़ो, एक सॉइल है जिसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ मिनरल्स है, तो वो ज्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। हाउएवर, लेकिन जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन, बार बार लगातार आप 5-10 साल वहां पे कल्टीवेट करते रहो तो फिर जो सॉइल फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होने लगती है। इस वजह से ये जरूरी है कि आप सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करो। Thus it is necessary to maintain the soil fertility. अगेन यहाँ पे एक गिव रीजन बनता है और बन भी सकता है एग्जाम में आपके कि why is it necessary to maintain the soil fertility? Because soil fertility reduces with continuous cultivation. Now let's come to the economic factors. Economic factors जो कि influence करते हैं एग्रीकल्चर को बेसिकली, उसमें आता है एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म, एडिक्वेट एंड चीप लेबर, ये सेकेंड पॉइंट है। मैं यहाँ पे एंड बना दे रही हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा मिस टाइप है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म, वहाँ पे फार्म अवेलेबल है या नहीं, और साथ ही साथ एडिक्वेट एंड चीप लेबर
है या नहीं, ये इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। अंदर इकोनॉमिक फैक्टर इज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर ही आएगा। अनदर इज मार्केट्स एंड लोन्स फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए मार्केट्स कैसी है वहाँ पे, मतलब रेडीमेड मार्केट है तो वेल एंड गुड। रेडीमेड मार्केट कहाँ पर होती है, कौन से टाइप ऑफ जगह पे होती है, मैंने अभी आपको इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था, सो यूल कमेंट में डाउन, ठीक है। जो रेडी मार्केट होती है अगर वो है तो फिर बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इकोनॉमिक फैक्टर या बहुत अच्छे से इकोनॉमिक फैक्टर जो ये है पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस कर रहा होगा एग्रीकल्चर को इन अ पॉजिटिव वे। लोन्स फार्मर्स के लिए वहाँ पे कैसे हैं, कैसी अवेलेबिलिटी है लोन्स की वहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। मेन फार्म इनपुट्स, ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, मेन फार्म इनपुट्स क्या क्या हैं। वैसे तो एग्जाम में इट इज़ नॉट यूजुअली आस्क्ड, पर आ भी सकता है, यू नेवर नो। जो मेन फार्म इनपुट्स हैं वो है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। सीड यानी बीज, फर्टिलाइजर मतलब एक केमिकल होता है जो आप यू नो आप उसको प्लांट में डालते हो सो दैट प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करे या क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो करे। मशीनरी आपको पता है मशीन्स। लेबर इज द ग्रुप ऑफ पीपल या अ सिंगल, वैसे तो यूजुअली ग्रुप ऑफ पीपल होता है तो आई यूज द वर्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हेल्प यू टू ग्रो द क्रॉप, जो आपकी वहां पे सहायता कर रहे हो, जो आपकी वहां पे मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स अदर फैक्टर्स। बात करूं अगर मैं अदर फैक्टर्स की तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे फैक्टर्स की जो कि आपको एग्रीकल्चर में, सॉरी आपको नहीं, आई मीन एग्रीकल्चर में आपको अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर, यानी लैंड टेन्योर का कैसा सिस्टम है ये भी आपको अफेक्ट कर एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। लैंड टेन्योर का इज द सिंपल मीनिंग इज इट इज द सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम कह लो, प्रोसेस कह लो, आप कुछ पर्टिकुलर पीरियड डिसाइडेड, आप पहले से डिसाइड करोगे कि इतने लेट्स से 5 इयर्स 5 साल के लिए मुझे किसी लैंड पे खेती करनी है, एग्रीकल्चर करना है, तो उसका जो भी ओनर है उसके साथ जो मेरी पर्टिकुलर डील होगी, ठीक है, दैट इज द लैंड टेन्योर। अच्छा इतने साल के लिए फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम मैंने इतना पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लैंड या इतना ये लैंड है ये मैंने लिया है फॉर कल्टीवेशन। तो जो ये पूरा प्रोसेस कह लो, पूरी जो डील है दैट इज नोन एज द सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर। बात आती है लैंड यूज की। लैंड यूज वही है आप किसी की लैंड यूज कर रहे हो। अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म मशीनरी, जहाँ पे आपको मतलब जिस भी प्लेस पे कल्टीवेशन करना है वहां पे जो भी फार्म मशीनरी की अवेलेबिलिटी है दैट मैटर्स। कितनी अच्छी फार्म मशीनरी वहां पे अवेलेबल है, सो थिंग्स लाइक दैट। बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो गवर्नमेंट के यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज हैं जो कि फेवर करती हैं एग्रीकल्चर को या वो अफेक्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर को। अब लेवल ऑफ साइंटिफिक, अच्छा जिस भी जगह पे आपको करना है एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़रूरी है कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसका आप लेवल चेक करो, क्योंकि कहीं कहीं तो साइंस बहुत ज़्यादा आगे है, कहीं पे टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, पर कहीं कहीं इन सम स्टेट्स, सम कंट्रीज, सम रीजन्स अभी भी वो डेवलपमेंट चल रहा है। हाईली एडवांस्ड कुछ यानी ज़्यादातर जगहों पे अभी भी हाईली एडवांसमेंट नहीं है। बात करी जाए अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, अभी तक आई वाज डिस्कसिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। तो बहुत सारी फार्मिंग के टाइप जो हैं डेवलप हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। किस वजह से हुए हैं? ड्यू टू वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से बहुत सारे टाइप की फार्मिंग जो है वो डेवलप हुई हैं दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में। जो ये टाइप ऑफ फार्मिंग है ये फिक्स्ड नहीं है और ये चेंज भी हो सकती हैं। दीज आर नॉट फिक्स्ड इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। नॉट फिक्स्ड एंड मे चेंज, और ये चेंज भी कर सकती हैं ड्यू टू चेंजिंग जियोग्राफिकल कंडीशंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जियोग्राफिकल कंडीशंस जो चेंज हो रही है उसके या फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर जगह पे फार्मिंग हो रही है वो 10 साल बाद 20 साल बाद वहाँ पे ना हो रही हो, कोई और मेथड ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग चल रही हो। तो ऐसा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। वाई? बिकॉज ऑफ द either because of the geographical conditions or because of the variable environmental conditions or maybe because of the historical background। अब बात करी जाए नंबर 1 टाइप, पहला टाइप जो आपकी बुक में दिया दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, पर चैप्टर के आगे का भी कुछ पार्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओनली। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये मेनली प्रैक्टिस की जाती है ताकि जो फार्मर्स फैमिली की जो नीड है, जो भी फार्मर वहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो भी फार्मर फार्मिंग कर रहा है
अगर वो सिर्फ फार्मिंग इसलिए कर रहा है ताकि जो उसका जो परिवार है फार्मर का, उसकी नीड, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, तो उस फार्मिंग को आप कहोगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो प्रिमिटिव मेथड्स ही यूज़ करता है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के अलावा वैरायटी ऑफ फूड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। प्रिमिटिव मेथड्स का यहाँ पे मेरा मतलब है ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर है वो यूज करता है ट्रेडिशनली पुराने जमाने से चलते आ जो मेथड है उनको यूज करता है ताकि वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाए। ये चीज यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, इसको इग्नोर कर दिया जाए। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर यूजेस प्रिमिटिव मेथड्स टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। प्रिमिटिव मेथड्स का मतलब ट्रेडिशनल पुराने जमाने से चलता आया हुई कोई चीज। ही डज नॉट, ही का यहाँ पे मतलब फार्मर, जो फार्मर है वो देखता नहीं है कि सूटेबल जो भी क्रॉप उसे ग्रो करना है, कल्टीवेट करना है, उसके अकॉर्डिंग सॉइल सूटेबल है या फिर नहीं है। उसे बस ये है कि ही हैज टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, चाहे वो वहाँ पे की क्रॉप वहाँ का जो सॉइल है उसके लिए सूटेबल हो चाहे ना हो, वो इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो लेबर है वो लेबर यहाँ पे कौन होता है, लेबर इज प्रोवाइडेड। लेबर कौन प्रोवाइड करते हैं, यानी जो हेल्प कह लो, यहाँ पे हेल्प कह लो या जो हेल्प कर रहा है हेल्पर। तो जो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग में लेबर वो कौन होता है, यूजुअली क्या 99% जो होता है फार्मर की जो फैमिली होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, फार्मर का जो परिवार है यानी किसान का जो परिवार है उसी के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वही लेबर की तरह वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेबर प्रोवाइड वही कर रहे होते हैं। बात करें सबसिस्टेंस फार्मिंग की आगे तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल टाइप्स ऑफ मैन्योर एंड अ लिटिल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। मैन्योर के सारे टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ मैन्योर के सारे टाइप्स एंड अ लिटिल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, थोड़े से केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग में। प्रोडक्शन जो है वो जनरली लो होता है, यानी प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, वाई इज द प्रोडक्शन लो इन सबसिस्टेंस फार्मिंग। काफी सारे रीजन है। सबसे पहले जो रीजन है कि क्यों लो है, इट इज जस्ट नंबर 1 रीजन इज कि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है सिर्फ जो फार्मर, जो किसान वहाँ पे खेती कर रहा होता है वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसके परिवार की जो नीड्स है वो फुलफिल हो पाए। दूसरा है कि जो फार्मर है वो प्रिमिटिव मेथड्स को यूज करता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत कम यूज कर रहा होता है, मतलब रिक्वायरमेंट से भी कम यूज करता है, और वो ये ध्यान नहीं देता है कि जो क्रॉप वो ग्रो कर रहा है क्या उसका कल्टीवेशन जो है वो उस टाइप ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल है, क्या जो सॉइल है वो सूट करेगा उस क्रॉप को, इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और क्योंकि प्रोडक्शन लो है इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लो होता है। अब बात करी जाए इंटेंसिव फार्मिंग की। जो इंटेंसिव फार्मिंग है अभी हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटेंसिव फार्मिंग। जो अब इंटेंसिव फार्मिंग है उसमें जो फार्मर है वो ट्राई करता है कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से जितना अधिकतर, मतलब जितना पॉसिबल आउटपुट मिल सके वो उतना आउटपुट उससे ले ले, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर है वो ट्राई करता है कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट मिल पाए, किससे मिल पाए, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। मान लो उसका छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है तो वो इतना कोशिश करता है कि जितना ज्यादा उसको मिल जाए वहां से आउटपुट उतना ज्यादा अच्छा होगा। फार्मर जो है वो सिंपल टूल्स को यूज करता है लेकिन अबंडेंट ह्यूमन लेबर को भी यूज करता है, वो अबंडेंट ह्यूमन लेबर, ठीक है, यानी मशीनरी का उतना ज्यादा यहाँ पे उपयोग नहीं किया जा रहा है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली प्रैक्टिस इन द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द मॉनसून रीजन। अब जो इंटेंसिव फार्मिंग है वो जो यूजुअली मोस्टली प्रैक्टिस की जाती है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में करी जाती है, वो भी मॉनसून रीजन, यानी मॉनसून रीजन का जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज होती हैं बस वहीं पर ये वाली जो इंटेंसिव फार्मिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है। अब ऐसा एक चीज मैंने बताया यहाँ पे मॉनसून रीजन में हो रहा है ये चीज, तो इस वजह से मॉनसून रीजन में आपको ज्यादा लॉन्ग ग्रोइंग सीजन मिल जाता है, साथ ही साथ फर्टाइल सॉइल मिल जाता है, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन और फर्टाइल सॉइल की मिल जाता है। और इस वजह से जो फार्मर है वो 2 से 3 क्रॉप्स एनुअली, यानी सेम स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर 2 या 3 क्रॉप, या रादर से 2 से 3 क्रॉप एनुअली यानी सालाना, हर साल सेम लैंड पे ग्रो कर पाता है। राइस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो इंटेंसिव फार्मिंग में ग्रो किया जाता है,
So this is something you need to remember over here. Rice is the most important crop grown in intensive farming. Other crops cultivated. Other crops कौन कौन से cultivate किए जाते हैं? Number 1 is wheat, maize, oil seeds, pulses and sugarcane. 5 अदर क्रॉप्स है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है? राइस. ये आपको बात ध्यान में रहनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंसिव फार्मिंग. जो एक्सटेंसिव फार्मिंग है मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज, जहाँ पे अबंडेंट लैंड यानी काफी ज्यादा अच्छी अमाउंट ऑफ लैंड, अच्छा ज्यादा लैंड जो है काफी बड़ा, वो फार्मिंग के लिए सूटेबल भी हो, यानी अबंडेंट लैंड जो कि फार्मिंग के लिए सूटेबल हो. ये कहाँ पे आपको मिलेगा? स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, यानी ऐसे एरियाज जिसमें बहुत कम पॉपुलेशन हो. स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होता है जहां पर अबंडेंट लैंड जो कि फार्मिंग के लिए सूटेबल है वो अवेलेबल हो. ऐसी जगह पे एक्सटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो यूजुअली लार्ज होती हैं ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग में, जहां की मैंने आपको बताया था इंटेंसिव फार्मिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होती है, यानी अबंडेंट लैंड भी नहीं होती है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, पर उसमें जो फार्मर है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट निकालता है. जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो ज्यादातर यूजुअली यहाँ पे बड़ी होती हैं, बड़ी देखने को मिलती हैं. साथ साथ जो फार्म वर्क है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है, एंड द फार्म वर्क इज डन बाय द मशीन्स. 1 or 2 कमर्शियल क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन. 1 से 2 कमर्शियल क्रॉप्स वैसे तो मैं आई वांटेड टू टीच यू फर्दर आगे वाले पार्ट ऑफ वीडियो में. इन शॉर्ट बता देती हूँ, कैश क्रॉप होते हैं ये. कैश क्रॉप की हेडिंग से मैं भी आपको इसी वीडियो में आगे पढ़ाने वाली हूँ. तो कमर्शियल क्रॉप वो क्रॉप होता है जिसको बेच के आपको पैसा मिलता है, ठीक है. यू सेल इट एंड यू गेट मनी. तो कहना कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कमर्शियल क्रॉप, बिकॉज यू आर सेलिंग इट एंड देन यू आर गेटिंग द मनी. तो 1 से 2 जो कमर्शियल क्रॉप है वो एक्सटेंसिव फार्मिंग में ग्रो किए जाते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप एक्सटेंसिव फार्मिंग के हैं, व्हीट एंड मेज. व्हीट और मेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि एक्सटेंसिव फार्मिंग में ग्रो होते हैं. टोटल आउटपुट जो है वो हाई होता है, ठीक है. द टोटल आउटपुट इज हाई बट द यील्ड पर हेक्टेयर इज लो. टोटल आउटपुट जो निकलता है वो हाई होता है, लेकिन अगर मैं देखूं यील्ड पर हेक्टेयर, नहीं पर हेक्टेयर पे कितना यील्ड यानी कितना मिला है हमें, क्रॉप ग्रो किया गया है, वो लो होता है. इन सम रीजन्स, कुछ रीजन्स में जो लॉन्ग विंटर है वो रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोइंग सीजन को. कुछ रीजन्स में जो विंटर सीजन है वो काफी लंबा हो जाता है, तो ऐसी जगह जहाँ पे लंबा हो जाता है वहां पे जो ग्रोइंग सीजन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. यानी जो हमारा ग्रोइंग सीजन कौन सा था इसमें, नहीं सॉरी इसमें मानसून से नहीं था, इसमें जो भी ग्रोइंग सीजन है वो लॉन्ग विंटर की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. ऐसे एरियाज में जहां पे लॉन्ग विंटर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ग्रोइंग एरियाज को, ऐसे जगहों पे जो सिंगल क्रॉप है वो उगाया जाता है इंस्टेड ऑफ 2 कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है. बात करें अब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की. शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ना ये मोस्टली प्रैक्टिस कहाँ पे होता है? फॉरेस्टेड एरियाज में. फॉरेस्टेड एरियाज वो भी कहाँ के? फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ द अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है. जो लैंड है वो यूजुअली क्लियर कर दी जाती है बाय कटिंग एंड बर्निंग बुशेज एंड ट्रीज. लैंड जो होती है, मान लो मुझे किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे मेरे को शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस का मतलब मेरे को वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है, ठीक है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेरे को वहाँ पे करना है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे जो भी बुशेज और ट्रीज हैं उनको मैं काट रही होंगी, उनको फिर मैं जला रही होंगी, ठीक है, जो भी बुशेज एंड ट्रीज होंगी. और इसी वजह से जो ये फार्मिंग है, टाइप ऑफ फार्मिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. अच्छा ये चीज अगेन देयर इज अ टाइपिंग एरर. Thus this type of farming is also called, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. और ये चीज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे रेयरली होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से क्वेश्चन आ जाए. यूजुअली ये आपसे पूछेगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट. अब जो फार्मिंग मेथड्स हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, उसमें जो फार्मिंग मेथड्स हैं दे आर प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब मैंने अभी आपको बताया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, मतलब इसका होता है ट्रेडिशनल, यानी पूर्वजों के पुरखों के जमाने से चलते आए हुए मेथड्स हो गए हमारे प्रिमिटिव मेथड्स. अब क्रॉप्स जैसे कि याम, कसावा, मेज एंड पोटैटो मोस्टली उगाए जाते हैं. क्रॉप्स लाइक याम, कसावा, मेज एंड पोटैटो ज्यादातर उगाए जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में. 2 से 3 साल के बाद जो सॉइल होता है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है और वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है. ऐसे केस में जो फार्मर होता है वो फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट ऑफ लैंड में शिफ्ट हो जाता है.
फार्मर शिफ्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट, कह लो ऑफ द लैंड, कह लो फॉरेस्ट स्लैश लैंड, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, दो में से कुछ भी हो सकता है, यूजुअली फॉरेस्ट होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भले ही मानते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि यू आर बर्निंग, और इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हो। केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि जो जब आप किसी चीज को बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, विच इज नॉट वेरी गुड या नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर द एटमॉस्फेयर। तो इस वजह से हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन ऑल्दो ये डिस्ट्रक्टिव है, ये मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कई पार्ट्स में ये प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। इट इज नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में इसको अलग अलग लोकल नेम्स से जाना जाता है, जिससे कि ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया तो आपको ईजी होगा याद करने में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप इसे कहते हो झूम, यानी अपनी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसकी बात हो रही है, झूम। अच्छा, ये चीज़ आपको आई डो नॉट नो आप लोगों को पता होगा या नहीं, बट पता होना चाहिए। जो डायरेक्शंस होते हैं, एक डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बेसिक डायरेक्शन है, ये आप सबको पता होंगे। अब क्या पता होना चाहिए ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक यहाँ से लाइन, एक डायरेक्शन यहाँ से, एक दो डायरेक्शन यहाँ से। तो ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स मैं जब पढ़ाऊंगी ना ये वाला चैप्टर, देन आई विल टेल यू। पर अभी समझ लो जो ये वाला एरिया होता है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। मतलब कोई प्लेस जो नॉर्थ में भी हो, ईस्ट में भी हो काफ़ी हद तक, तो वो हो गई नॉर्थ ईस्ट प्लेस, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट उसका डायरेक्शन हो गया। फिर ये यहाँ पे साउथ और ईस्ट आपको देखने को मिल रहा है, दिस देयरफॉर बिकम साउथ ईस्ट। यहाँ पे साउथ और वेस्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए ये वाली जगह का जो डायरेक्शन है दिस बिकम साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये वाला हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो जो ये डायरेक्शंस हैं इसमें आप लोकेट कर लो भाई इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न कौन से पार्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के, यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, मुझे ये कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। चलो, झूम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप कहोगे लद्दाख इन मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला में आप इसको लद्दाख कहते हो, फिलीपींस में चेंगिन कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका में यानी नॉर्थ साउथ अमेरिका नहीं, जो पूरा का पूरा पूरी जो अमेरिका है उसका जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसमें इसको मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुक कहा जाता है, रोका, ब्राजील में रोका कहा जाता है, और कॉन्गो बेसिन, अफ्रीका का जो कॉन्गो बेसिन, आप जब 7th में आओगे तो ज्योग्राफी में यू विल बी स्टडिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, तब आप पढ़ोगे उसमें कॉन्गो एक बेसिन होता है, आपने नाम हो सकता है सुना हो, तो उसमें आप इसको मसोल कहते हो। किसे कहते हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। अब हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग की, ये सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं और फिर जो लाइव स्टॉक है वो मार्केट में सेल के लिए रियर किया जाता है, ठीक है। इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइव स्टॉक आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल में, मार्केट में बेचने के लिए जो लाइव स्टॉक है उसे रियर किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग कैन बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। वन थिंग टू बी नोटेड, अभी हमने इंटेंसिव भी पढ़ लिया, हमने एक्सटेंसिव फार्मिंग भी पढ़ ली। जो कमर्शियल फार्मिंग है वो इंटेंसिव भी हो सकती है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो फार्मर है वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में ही काफी ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश में रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्सटेंसिव रहे जिसमें जो फार्मर है उसके पास काफी बड़ा लैंड हो, अबंडेंट लैंड हो, और वहाँ पे लैंड होल्डिंग्स वगैरह सब लार्ज हो, ठीक है। अब जो फार्म्स है वो जनरली लार्ज होते हैं साइज में, इससे हमें ये बात पता चल रही है कि जो हो सकता है यूजुअली एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है कमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। यूजुअली मैंने वर्ड यूज किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज में केस हो। फार्म जो है वो जनरली लार्ज होते हैं साइज में, और जो इन्वेस्टमेंट होते हैं कमर्शियल फार्मिंग में वो बड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि कमर्शियल है यार, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आप सेल कर रहे हो मार्केट में। तो अगर आप सेल करते हो, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कुछ सेल करना है, डेफिनेटली आप उस पर अपना कुछ तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होगे या किसी इन्वेस्टर से पैसा ले रहे होगे, देन ओनली यू विल बी सेलिंग इट इन द मार्केट। तो जब प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें पैसा चाहिए होता है। सिमिलरली जब आप फार्म में क्रॉप कर रहे हो और वो भी इतना बड़ा, ठीक है, फार्म लार्ज है, तो फिर इन्वेस्टमेंट तो आपको हाई चाहिए ही होगा। अब जो फार्मर्स है वो ट्राई करते हैं कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, यानी आपको प्रोडक्ट बनाने के वक्त जो भी पैसा लग रहा है, जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, वो कम से कम जितना रखा जा सके उतना रखने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क, अब जो भी वर्क हो रहा होता है फार्म में वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है, इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर ये है इस पॉइंट का, क्योंकि जो फार्म है वो फार्म लार्ज है आपका। जब फार्म लार्ज है तो यार आप कितने सारे लेबर रख लोगे बड़ा से ज़्यादा
अच्छा खासा काम करने के लिए, तो इट इज़ बेटर आप मशीन्स का यूज़ कर लो। अब ये टाइप ऑफ फार्मिंग है, ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज आप मैं तो पढ़ोगे या तो पढ़ चुके हो, क्लास 6 में आपके कोर्स में है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक जगह होती है पम्पास, मतलब एक फिजिकल फीचर है। प्रेरीज भी एक फिजिकल फीचर नॉर्थ अमेरिका का, पम्पास फिजिकल फीचर ऑफ साउथ अमेरिका। स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। अच्छा, यूरेशिया से मेरे को एक चीज ध्यान आती है, यूरेशिया हो सकता है बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी, आप लोगों को लगता होगा ऐसी कोई नाम दे दिया गया यूरेशिया, बट दिस इज नॉट द केस। यूरेशिया कोई जगह नहीं है, इट इज़ बेसिकली द प्लेसेस जहाँ पे कुछ यूरेशिया में सम पार्ट्स ऑफ यूरोप आते हैं, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप प्लस सम पार्ट्स ऑफ एशिया। एशिया के भी कुछ पार्ट्स आते हैं यूरेशिया में और कुछ पार्ट्स यूरोप के भी आते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग जो है इन द मिडल लैटिट्यूड्स इज एसेंशियली ऑफ दिस टाइप। तो मैंने जो भी थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया कमर्शियल फार्मिंग का, वो यूजुअली मिडल लैटिट्यूड्स में फॉलो होती है। अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग की, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एक लार्ज फार्म है जहां पर एक पर्टिकुलर क्रॉप बहुत लार्ज, काफी ज्यादा अधिक मात्रा में कल्टीवेट किया जाता है ताकि उसको मार्केट में आप बेचो। तो कहीं ना कहीं ये भी कमर्शियल फार्मिंग है, इसलिए सेकंड पॉइंट मैंने लिख रखा है, इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग की कैटेगरी का ही है एक चीज, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियंस। ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पे किया था? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। जो फार्म से उन्हें क्या कहा जाता है? एस्टेट। जो फार्म से उन्हें एस्टेट्स कहा जाता है वो वेरी लार्ज, बहुत बड़े होते हैं। एफिशिएंट और साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है प्लांटेशंस में एग्रीकल्चर करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सच फार्मिंग, कहाँ ये फार्मिंग कहाँ ये फार्मिंग देखने को मिलती है? दैट इज रबर प्लांटेशन आपको देखने को मिलेंगी। रबर प्लांटेशन आपको देखने को मिलेगी मलेशिया में, आपको देखने को मिलेगी कॉफी प्लांटेशन ब्राजील में, टी प्लांटेशन इंडिया में और बनाना प्लांटेशन वेस्ट इंडीज में। वन थिंग आई एम टेलिंग यू, ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपको रबर प्लांटेशन मलेशिया में मिलेगा, कॉफी प्लांटेशन ब्राजील में मिलेगा, टी प्लांटेशन इंडिया में मिलेगा और बनाना प्लांटेशन वेस्ट इंडीज मिलेगा। ये 4 प्लांटेशन जरूर से आती हैं एग्जाम्स में, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ देम। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? चीप और स्किल्ड लेबर और ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जस्ट अ मिनट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है सेम मतलब है, आपको ध्यान देना यहाँ पे कैपिटल वर्ड पे, कैपिटल मनी, ठीक है। मनी इन्वेस्टमेंट, पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा होता है। और चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। देखो, ऐसा लेबर जो कि चीप भी हो और स्किल्ड भी हो, यानी उसको सारी स्किल्स भी आती हो और चीप भी हो, पैसे में सस्ता हो, लेस एक्सपेंसिव हो। मोस्टली यूजुअली क्या होता है, जो टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, बनाना, स्पाइसेस यानी मसाले एंड कॉटन का जो क्रॉप है उसका सिंगल क्रॉप उगाया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल। यस, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो इंपॉर्टेंट है, सेम तरह से जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। अ नंबर ऑफ, मैं अब ज़्यादा इंग्लिश में नहीं आऊँगी, आई जस्ट एक्सप्लेन हिंदी में आपको, क्योंकि वरना वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्ग। तो काफ़ी टाइप्स के जो फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि एक पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जा सकते हैं। ये कहता है हमारा पॉइंट नंबर 1 इस स्लाइड का। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी जो पॉपुलेशन है उसकी जो ज़रूरतें हैं, वहाँ की जो आबादी है उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जो क्रॉप्स हैं वो रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज जो कि क्रॉप्स को रॉ मटेरियल्स की तरह उसका उपयोग करती हैं, ठीक है। जो क्रॉप्स है वो 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। नंबर 1 इज कैश क्रॉप और नंबर 1 इज फूड क्रॉप, सेकंड इज कैश क्रॉप्स, ठीक है। कमिंग टू फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो जैसे कि इसमें आ जाते हैं फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं सीरियल्स एंड वेजिटेबल, जो कि प्रोवाइड करते हैं खाना प्रोवाइड करते हैं किसको? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को खाना प्रोवाइड करते हैं। ऐसे क्रॉप्स जो खाना प्रोवाइड करने के लिए ही यूजुअली होते हैं वो होते हैं फूड क्रॉप्स। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल? इसमें आपके एग्जाम्पल आता है व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस, ठीक है।
तो जो ये 5 जो एग्जांपल है, वीट राइस मेज मिलेट्स एंड पल्सेस, आपको वो ये रट्टे होने चाहिए, टिप्स होने चाहिए आपके। वीट राइस मेज मिलेट्स एंड जो पल्सेस हैं वो फूड क्रॉप्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं फूड को, किसको प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को। कमिंग टू कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं। उसका मतलब ग्रो करने का यही पर्पस है कि वो या तो इंडस्ट्री में यूज होगा या फिर वो मार्केट में बेचने के लिए यूज होगा। अब जो ये इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और मार्केट में बेचा जा रहा है वो या तो रॉ फॉर्म में होगा या तो सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म में बेचा जाता है। सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दूं, ठीक है। जो रॉ और सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म है, तो रॉ तो आपको पता है एज इट इज उसको यूज कर रहे हो। सेमी प्रोसेस मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस कर दिया आपने, आधी प्रोसेस कर दी, उसके बाद आप उसको बेच रहे हो या इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, दैट इज सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ द कैश क्रॉप। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? कॉटन, टी, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफी। अगेन कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफी। अगेन ये 5 एग्जाम्पल है, ये भी आपको टिप्स पे होने चाहिए। मेजर क्रॉप्स, अब मेजर क्रॉप्स जो है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहाँ से ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि मैं यहाँ समझा भी रही हूँ, विच विल हेल्प यू इन लर्निंग। यहाँ से काफी ज्यादा रटने वाला पोर्शन शुरू होता है। राइस और जो व्हीट है वो मेजर फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है। मेजर फूड क्रॉप्स कौन से हैं? राइस और व्हीट है। जबकि जो कॉटन, शुगर केन, जूट, टी, कॉफी, रबर है वो कौन से हैं? मेजर कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो राइस है वो स्टेपल फूड है, एटलीस्ट मतलब जो वर्ल्ड की पूरी दुनिया की जो आबादी है, पॉपुलेशन, उसका एटलीस्ट हाफ, यानी मान लो जितनी भी पॉपुलेशन है ना देखो दुनिया की, उसका जो हाफ है, उसका जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का जो स्टेपल फूड है वो है राइस, चावल। ये मेन क्रॉप है जो कि कल्टीवेट किया जाता है हॉट और ह्यूमिड एरियाज में। अब हॉट और ह्यूमिड एरियाज आपको कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। मैंने पहले ही बता दिया था, नो एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग देयरफॉर फॉर दिस। अब ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। यू शुड नो फॉर ईच एंड एवरी क्रॉप, एटलीस्ट जिसका मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। राइस प्लांट नीड्स, जो राइस प्लांट है उसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। कब चाहिए? ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। एक सीजन होता है ग्रोइंग सीजन, एक होता है हार्वेस्टिंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में आपको 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर देना ही देना है, हाई टेम्परेचर। अलूवियल क्ले सॉइल, अच्छा अलूवियल क्ले सॉइल हमें इसलिए चाहिए, राइस के प्लांट को चाहिए क्योंकि उसको वाटर रिटेन करना होगा। अलूवियल क्ले सॉइल जो है वो वाटर रिटेन कर पाता है, और राइस के लिए जरूरी है कि आप एक ऐसा सॉइल यूज करो जो वाटर रिटेन कर ले, विच इज द अलूवियल क्ले सॉइल। अब जो ऐसा क्यों वाटर रिटेन करने की जरूरत क्यों आ रही है? क्योंकि जो राइस प्लांट है उसको जरूरत होती है कि जब प्लांट ग्रो कर रहा हो तो फ्लडेड फील्ड्स हो, ठीक है। फ्लडेड फील्ड्स की जरूरत होती है जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है। एडिक्वेट और चीप लेबर की जरूरत है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वर्क होता है इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस वो यूजुअली जो होता है वो हाथों के द्वारा किया जाता है। एडिक्वेट एंड चीप लेबर चाहिए हमें। अब मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, आपको कोई जरूरत नहीं आप सारी की सारी कंट्रीज का नाम रटो, याद करो। आपको फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5, मिनिमम फर्स्ट 3, मैक्सिमम फर्स्ट 5 कंट्रीज पता होनी चाहिए। चाइना लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इंडिया सेकंड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे बांग्लादेश आता है, ठीक है। ये 3 कंट्री का याद कर लो, दैट्स ऑल जो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। यार आप 4-5 का याद कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट 3 का कर लो, आपका काम चल जाएगा। इन मॉनसून एशिया वेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फेवरेबल, मॉनसून एशिया में क्या होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फेवरेबल होती हैं, तो ऐसी जगहों पे 2 to 3 क्रॉप्स, राइस का जो 2 से 3 क्रॉप है वो सालाना यानी एक साल में ग्रो किया जाता है या किया जा सकता है, और किया भी जाता है। जो हिली एरियाज है उसमें जो स्लोप्स हैं वो टेरेस कर दी जाती हैं। आप सर्च करोगे नेट पे कि मतलब राइस कल्टीवेशन ऑन द हिली एरियाज, तो आपको मिलेगा कि जो स्लोप्स होती हैं उन पर टेरेस कर दिया जाता है राइस कल्टीवेशन के लिए। कहाँ पे होता है ये? हिली एरियाज में ही आपको यूजुअली देखने को मिलता है। जापान हैज द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर। यील्ड पर हेक्टेयर की मैंने आपसे बात करी थी एक टाइप ऑफ फार्मिंग में, दैट वाज एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि टोटल आउटपुट हाई निकलता है, बट जो जो यील्ड पर हेक्टेयर है वो लो निकलता है। तो वही चीज की यहाँ पे बात हो रही है कि जो जापान है उसका जो हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। मतलब यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर जो है वो हाईएस्ट किस कंट्री का रहता है? वो जापान का हाईएस्ट रहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जापान भी एक राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। कमिंग टू व्हीट, व्हीट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट
फूड क्रॉप है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ ऑल सीरियल, सारी जितनी भी सीरियल्स हैं उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है दैट इज व्हीट। ये स्टेपल फूड है ऐसी कंट्रीज का जो कि टेम्परेट और ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लोकेटेड हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्टेपल फूड है। राइस स्टेपल फूड कहाँ का था, मैंने अभी आपको बताया था, हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्राई सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स की, जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होता है। अब व्हीट प्लांट को क्या चाहिए, व्हीट प्लांट को कैसी लैंड चाहिए, रोलिंग और अंडुलेटिंग प्लेन एरियाज। टाइप ऑफ प्लेन एरियाज है, आप सिर्फ इतना याद कर लो, रोलिंग प्लेन एरियाज या फिर अंडुलेटिंग प्लेन एरियाज उसको चाहिए होते हैं व्हीट प्लांट को। मॉडरेट टेम्परेचर, राइस प्लांट को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर कितना चाहिए, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो व्हीट प्लांट है इसको क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए बहुत कम नहीं चाहिए, इसको बस मॉडरेट मतलब ठीक ठाक अमाउंट में चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और मॉडरेट रेनफॉल कितनी चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल 75 सेंटीमीटर की मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन किसको चाहिए, व्हीट प्लांट को चाहिए। ब्राइट एंड सनी वेदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट टाइम कह लो, हार्वेस्ट का जो सीजन है उसमें ब्राइट और सनी वेदर की जरूरत होती है, कि उसकी आवश्यकता होती है व्हीट प्लांट को, किसकी, ब्राइट एंड सनी वेदर, वेदर आपको ध्यान में रहना चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल अच्छा होता है इसके कल्टीवेशन के लिए, लेकिन जो ब्लैक सॉइल है वो एक्सीलेंट क्वालिटी ग्रेन प्रोड्यूस करता है, यानी जो बेस्ट है ना, बेस्ट है व्हीट के लिए ब्लैक सॉइल। और राइस के लिए कौन सा था वो मुझे आप कमेंट्स में बताओगे। व्हीट जो मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो कौन से, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। एक्सटेंसिवली जो व्हीट है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है, रशिया में, यूएसए में, कनाडा में। अच्छा इसको लिखोगे आप ऐसे, अगर आपको लिखने को आया तो ट्राई करना कि एटलीस्ट जो रशिया है उसको आप नंबर 1 पे लिख रहे होगे। क्यों, क्योंकि जो रशिया है दैट इज द मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ठीक है। इसमें भी अगेन पूरा याद करने की 5-6 कंट्री 7-8 कंट्री जरूरत नहीं है, सर ये याद कर लो, रशिया, यूएसए एंड द यूएसए एंड कनाडा। इंडिया में जो व्हीट है वो कहाँ का ग्रो किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3 जगह यू कैन लर्न इट। विंटर में कहाँ का ग्रो होता है व्हीट, इंडिया में, भारत में, पंजाब में, हरियाणा में और यूपी उत्तर प्रदेश में। कॉटन जो है वो मेन रॉ मटेरियल है, किसके लिए है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा कॉटन कौन सा टाइप ऑफ क्रॉप है, फूड या कैश, कैश क्रॉप है। कॉटन मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाम से पता चल रहा है यार कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो कॉटन के बिना तो यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट वाइडली यूज फाइबर। अब जो कॉटन है ये मोस्ट वाइडली यूज फाइबर है, जो कि यूज किया जाता है क्लोथ को बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए मोस्ट वाइडली यूज फाइबर जो यूज किया जाता है दैट इज कॉटन। कॉटन जो है इसे उगाया जाता है एज एन एनुअल क्रॉप की तरह से ग्रो किया जाता है। अब कॉटन प्लांट को क्या क्या चाहिए, कॉटन प्लांट को चाहिए हाई टेम्परेचर। अच्छा राइस को कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। वीट को क्या चाहिए, वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। और कॉटन को अगेन हाई टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस का हाई टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। अब जो रेनफॉल है कितनी चाहिए, 60 से 100 सेंटीमीटर, 60 to 100 सेंटीमीटर्स। कैसे चाहिए, फ्रीक्वेंट शावर्स में, ऐसा नहीं कि एक बार में सारे रेनफॉल हो गए, नहीं, फ्रीक्वेंटली उसको चाहिए, ठीक है, बूंदे बारिश की उसको फ्रीक्वेंटली 60 to 100 सेंटीमीटर्स में चाहिए। फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल जो कि केपेबल है मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, जैसे कि जो डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया का ब्लैक सॉइल है वैसा आपको चाहिए कॉटन के लिए, ठीक है। फर्टाइल वेल ट्रेन्ड सॉइल, ऐसा सॉइल जो कि मॉइस्चर को रिटेन कर पाए, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया में पाया जाता है, ऐसा सॉइल चाहिए कॉटन प्लांट को। और जब जो भी वहाँ पे किसान है, फार्मर है, जो भी लेबर है, उसको जब कॉटन बॉल्स को पिक करने का जब समय आता है ना, तब कॉटन को कैसा वेदर चाहिए होता है, ड्राई, क्लियर और सनी वेदर। सूखा होना चाहिए यानी बारिश नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मतलब अगेन वही बारिश नहीं होनी चाहिए, सनी यानी सूरज निकलना होना चाहिए यार अच्छे से। मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, अगेन टॉप 3 याद कर लो, यूएसए, चाइना, इंडिया, ठीक है। कॉटन इज यूजुअली ग्रोन ऑन स्मॉल फार्म्स, कॉटन जो है वो यूजुअली किस पे उगाया जाता है, स्मॉल फार्म्स पे, छोटे फार्म्स पे। जो इस वजह से जो मशीन है उनका लिमिटेड यूज होता है। लेकिन जो यूएसए में, ठीक है, यूएसए में क्या होता है, लार्ज एस्टेट्स। अच्छा एस्टेट्स का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कौन सी फार्मिंग में, मैंने आपको पढ़ाया था प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाली फार्मिंग में। एस्टेट्स आर नथिंग बट फार्म्स, ठीक है। जो यूएसए होता है उसमें कॉटन, सिर्फ एक यूएसए मात्र एक ऐसा देश है जिसमें अधिकतर क्या होता है कि जो लार्ज स्टेट्स में कॉटन उगाया जाता है और मशीन्स का बहुत ज़्यादा उपयोग यानी उसका यूज़ किया जाता है। बाकी जो नॉर्मल सारी कंट्रीज हैं लाइक चाइना, इंडिया एंड ऑल,
तो इसमें क्या होता है, स्मॉल फार्म्स में होता है कॉटन को ग्रो किया जाता है और मशीन्स का लिमिटेड यूज होता है। कमिंग टू जूट फाइबर के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर दैट इज जूट। इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और इसे यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल्स के लिए, मटेरियल्स को पैक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर इज जूट। जूट प्लांट को क्या चाहिए? जूट प्लांट को चाहिए वार्म और वेट क्लाइमेट, यानी गर्म भी होना चाहिए क्लाइमेट, ठंड और बारिश वाला भी होना चाहिए, गीला भी होना चाहिए क्लाइमेट। अलूवियल सॉइल जो कि रिच हो मिनरल्स में, वो इसके लिए सूटेबल है। लेकिन जो डेल्टाइक सॉइल जिसको रिन्यू कौन करता है, जिसको जो कि रिन्यू खुद से जाता है बाय फ्लड्स, सालाना डेल्टाइक सॉइल खुद से रिन्यू जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा जो सॉइल है जो कि एवरी ईयर रिन्यू हो जाता है फ्लड्स के द्वारा, दैट इज डेल्टाइक सॉइल। ये आइडियल है जूट की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अलूवियल सॉइल काम चल जाएगा पर डेल्टाइक सॉइल इज द बेस्ट वन फॉर जूट कल्टीवेशन। अब बात करी जाए आगे और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, तो उसमें है अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर यानी हमें गुड अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत पड़ती है जूट कल्टीवेशन में। जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? इंडिया, बांग्लादेश, ब्राजील, ताइवान, चाइना। अच्छा, इसमें मैं नहीं कहूंगी आप टॉप 3 याद करो, इसमें आप से टॉप 4 याद करो। क्यों? क्योंकि जो टॉप 2 है, जो फर्स्ट 2 है इंडिया और बांग्लादेश, को दोनों लीडिंग जूट प्रोड्यूसर्स है दुनिया के, तो बेटर है आप 4 याद करो। इंडिया, बांग्लादेश, ब्राजील, ताइवान, ठीक है, हो गए 4। आप चाहो तो साथ में चाइना भी याद कर सकते हो, मतलब ताइवान याद रहेगा दिमाग में तो चाइना ऑटोमेटिकली आसपास के देश हैं, याद हो ही जाएगा। टी की बात करो, चलो अब टी है, फिर कॉफी है, देन लास्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब बात करें अगर हम टी की, तो जो टी है ये कैसे प्रिपेयर होती है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ ट्रॉपिकल श्रब, ठीक है। ट्रॉपिकल श्रब जो कि नेटिव है मॉनसून एशिया के हिल स्लोप्स को, नेटिव मतलब वहां का, वो वहां से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो वहां की जो ट्रॉपिकल श्रब है उसकी लीव से बनती है टी। टी का जो कल्टीवेशन है ये माना जाता है प्रोबेबली ओरिजिनेट हुआ था चाइना की चांग जियांग वैली से, चाइना की चांग जियांग वैली से। मतलब वैसे तो एग्जाम में इतना नहीं आता बट हाँ पूछा जा सकता है। टी इज अ बेवरेज क्रॉप जो कि प्लांटेशन, यानी इसमें कौन सा एग्रीकल्चर फॉलो होता है? इसमें एग्रीकल्चर होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब टी प्लांट को क्या चाहिए? टी प्लांट को चाहिए स्लोपिंग लैंड, यानी एकदम सीधी लैंड नीचे उसको स्लोप होने वाली लैंड चाहिए। स्लोप, हाँ मैं ऐसे कह सकती हूँ, स्लोपिंग लैंड टू अवॉइड वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि वाटर लॉगिंग को अवॉइड किया जा सके। टेम्परेचर उसको कैसा चाहिए? 15 से 25 के बीच में चाहिए। देखो 15 सेल्सियस किसको चाहिए था? वीट को चाहिए था, और 25 डिग्री सेल्सियस राइस को चाहिए था। लेकिन जो हमारा टी है उसे इन दोनों के बीच का चाहिए, 15 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस का बीच का टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल 150 टू 250 सेंटीमीटर्स की चाहिए, यानी सालाना में इतना रेनफॉल चाहिए। और जो ये रेनफॉल है ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए पूरे साल। और डीप वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल भी हमें चाहिए, डीप वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल भी चाहिए। किसको चाहिए? टी प्लांट को चाहिए। चीप लेबर चाहिए ताकि जो लीव्स हैं उसको पिक किया जा सके। चीप लेबर यानी सस्ता समय लेबर चाहिए, यानी लेस एक्सपेंसिव। अगेन मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दे आर चाइना, इंडिया, श्रीलंका। अगेन टॉप 4 याद कर लो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बट टॉप 3 विल वर्क फॉर यू। बात, अच्छा यहाँ पे अगेन देयर इज सम स्प्रिंट। Nowadays modern machines are used to process the tea leaves। आजकल क्या होता है, जो मॉडर्न मशीन्स है उनका यूज किया जाता है मॉडर्न प्रोसेस करने को टी लीव्स के लिए। अच्छा ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्जाम्स में, लास्ट 3 ईयर्स में आया है। जिस स्कूल से, मतलब मैं बात जिस स्कूल के रेफरेंस से मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीएसई बोर्ड में तो देखो यार पूछा ही आता है। प्रॉपर रोलिंग, फर्मेंटिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ टी लीव्स गिव्स इट द रिक्वायर्ड फ्लेवर। क्वेश्चन ये आता है कि टी को रिक्वायर्ड फ्लेवर कैसे मिलता है? प्रॉपर रोलिंग से, फर्मेंटिंग की और टी लीव्स को ब्लेंड करने से आता है, ठीक है। कॉफी जो प्लांट है इट इज अ नेटिव ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ सदर्न इथियोपिया। इथियोपिया एक मतलब कंट्री है, एक जगह है जो सदर्न, उसका जो सदर्न पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, मैंने डायरेक्शन में भी आपको पढ़ाया था, साउथ वाला जो पार्ट है उसके जो हाईलैंड्स है उसका नेटिव है कॉफी प्लांट। जो कॉफी है अभी एक पॉपुलर ड्रिंक है, जो इनिशियली नहीं था पर अभी हो गया है। कॉफी पाउडर जो है ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय ग्राइंडिंग द रोस्टेड कॉफी बीन्स और बेरीज। जो कॉफी बीन्स और बेरीज है उसको आप पहले रोस्ट कर लो, फिर उसे ग्राइंड कर लो, उससे आपको मिल जाएगा कॉफी पाउडर। वाइडली कल्टीवेट किया जाता है ऑन द लोअर हिल स्लोप्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के जो लोअर हिल स्लोप्स हैं उस पर वाइडली कल्टीवेट की जाती है कॉफी। कॉफी प्लांट को क्या चाहिए? कॉफी प्लांट को टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए? 18 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल,
यस, यहाँ पे रेनफॉल वर्ड मिसिंग है। एनुअल रेनफॉल जो यहाँ पे हो गया ना, इट शुड रेंज बिटवीन 150 से 200 सेंटीमीटर, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जिसमें ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा हो, हाई ह्यूमस कंटेंट होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए लोमी सॉइल। किसके लिए? कॉफी प्लांट के लिए। शेल्टर चाहिए इसको डायरेक्ट सनलाइट से, इस वजह से जो अच्छा ये रीजन में आता है, शेडी ट्रीज जो है वो प्लांट की जाती हैं इन द प्लांटेशन, इन द कॉफी प्लांटेशंस, ताकि वो कॉफी प्लांट को शेड दिया जा सके, क्योंकि इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉफी प्लांट की उसे शेल्टर चाहिए होता है डायरेक्ट सनलाइट, मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ऐसे सनलाइट से उसको कोई नुकसान नहीं है। ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी है कॉफी का। जब हम एक्सपोर्टर पढ़ रहे हैं तो लेट मी टेल यू एक्सपोर्टर और इंपोर्टर क्या होता है, आपको पता होगा। स्टिल आई एम टेलिंग, यूएसए जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है कॉफी का। इंपोर्टर इज अ कंट्री जो जो कॉफी को जैसे मतलब कॉफी का किसी भी चीज को इंपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्री से, दैट इज इंपोर्टर। एक्सपोर्टर है आप किसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री को भेज रहे हो, अपने देश अपनी कंट्री से भेज रहे हो, दैट इज एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्टर हो गया आप, इंपोर्ट कर रहे हो आप हो गए इंपोर्टर। यूएसए लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्सपोर्टर। भाई प्रोड्यूसर है उसके बाद सबसे ज्यादा है कॉफी, तो डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट भी करेगा उसे। अब अदर कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आई वुड नॉट से बहुत ज़्यादा याद कर लो, एक याद कर लो कोलंबिया और इंडिया, तो आप लिख ही सकते हो, तो कोलंबिया लिख दो, इंडिया लिख दो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ब्राजील, फिर आप लिखोगे यूएसए, फिर आप कोई और कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करोगे जब आप आंसर्स लिख रहे हो एग्जाम में। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। काफ़ी लंबा चैप्टर है बट स्टिल कवर तो हमें सब करना होता है। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत सारी जो दुनिया में कंट्रीज, अब इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझो, ठीक है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग विद द स्लाइड, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। जो बहुत सारे देश थे पूरी दुनिया के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इंडिया और ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, पूरी जो दुनिया थी उसकी जो बहुत सारी जो कई सारे जो देश थे वो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। इसकी वजह से वो क्योंकि कम समय में ज़्यादा पॉपुलेशन को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से वो ज़्यादा खाना भी नहीं, मतलब ज़्यादा तो नहीं, जितना ज़रूरत थी उतना भी खाना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में क्या हुआ, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, वो एक एग्रोनॉमिस्ट यानी एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। इन्होंने HIV वीट सीड्स, मैक्सिको के थे ये, मैक्सिको में इन्होंने डेवलप किया इन द ईयर 1951। अब जब इन्होंने इसको डेवलप किया तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया, HIV वीट सीड्स। HIV सीड्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी थी, यानी वैरायटी भी था सीड का और साथ साथ वो हाई यील्ड यानी जल्दी कल्टीवेट हो जाता वो। अब जो ये वीट सीड्स हैं इन्होंने ये बना दिया, डेवलप कर दिया। फिर क्या हुआ, अब जो इन देशों ने इसको यूज़ किया वहाँ पे क्या शुरू हुआ, जो वीट सीड्स थी, इन जो HIV वीट सीड्स थी, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही बढ़ गया देशों का। तो जो देशों की प्रॉब्लम थी, कह रहे हमारे पास ज़्यादा खाना नहीं हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए, अब हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इस वजह से जो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है, इन्हें हम कहने लगे फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे महात्मा गांधी को कहते हो ना फादर ऑफ द नेशन, उसी तरह से जो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, स्लाइड से मैंने नहीं पढ़ाया है, कुछ अंडरलाइन नहीं किया ज़्यादा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डोंट वरी फॉर दैट। चलो अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। अभी तुमने सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, अभी शुरू कैसे हुआ था, किसने शुरू कर दिया था इसको। ग्रीन रेवोल्यूशन नाम कैसे पड़ा, नाम नहीं पड़ा, ये बहुत समय से एक फेज होता था जिसको दिस फ्रेज, जो ये फ्रेज इसको यूज़ किया जाता है ये डिस्क्राइब करने के लिए जब भी वास्ट इंक्रीज होता है फूड ग्रेन्स का, ज़्यादातर जब वीट और राइस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा एक बढ़ाव दिखता है, चढ़ाव दिखता है, इंक्रीज दिखता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम कैसे पड़ा, आपको ये समझ में आ गया होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का जब बात करते रही रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि अभी इसका नाम पड़ा तो कैसे पड़ा। ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा फ्रेज है, इसको यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए जब भी वास्ट इंक्रीज यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ाव चढ़ाव देखने को मिलता है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। यानी अब फूड ग्रेन्स, कौन से फूड ग्रेन्स, स्पेशली ये बात होती है वीट और राइस में, पर ज़रूरी नहीं है कि यही दो ग्रेन्स की बात हो रही हो, ठीक है। तो जब इनका वास्ट इंक्रीज होता है ना तब हम यूज करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ये फ्रेज है इसका। अब इंडिया में जो HIV सीड्स है का फील्ड टेस्ट कब की गई थी, पहली बार जब इनको फील्ड टेस्ट किया गया था वो कौन सा साल था, दैट वाज द ईयर 1964 to 65। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने चेंज कर दिया
इंक्लूडिंग इंडिया में भी। ठीक है, तो कैसे कर दिया ये अब हम जानते हैं। काफ़ी सारे 7-8 दिए गए हैं तरीके, पर यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूँगी कुछ तरीकों की, बिकॉज वही बात है, आप खुद से समझ सकते हो, और ये बेसिक से जो है वो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ा दे रही हूँ। अच्छा देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा क्या हुआ। नंबर 1 तो ये हो गया कि HIV सीड्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए पर्टिकुलर कंट्री में। इंश्योर हो गया इनफ और टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ इसकी वजह से, जिसकी वजह से जितना अमाउंट चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए था उसका सही टाइम पे जितना चाहिए था उतना मिलने लगा इरिगेशन की डेवलपमेंट से। इंट्रोड्यूस कर दिया गया लार्ज स्केल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। वाइड स्प्रेड यूज होने लगा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का। किसकी वजह से ये चीज शुरू हुई? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो भी गवर्नमेंट एड के मतलब गवर्नमेंट उसको एड मिलने लगा, और इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन फार्म मैकेनाइजेशन में भी बदल गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से और क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स में आसानी हुई। लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स टू कनेक्ट विलेजेस विद मार्केट्स। मार्केट से जो रूरल रोड्स हैं वो बनी, रूरल रोड्स यानी जो विलेज में जो रोड्स हैं वो बनी, और जिसकी वजह से जो मार्केट्स हैं वो विलेज से कनेक्ट हो गई। अब क्योंकि भाई जब ज़्यादा प्रोडक्शन है तो यूनिट तो आपको कहीं ना कहीं भेजना होगा ना, तो मार्केट में आप भेजोगे इसको। डेवलप हुआ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में हुआ? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और फार्मर के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ सक्सेसफुल रहा? सक्सेसफुल रहा ये पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। किसके लिए रहा? वीट प्रोडक्शन के लिए। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वीट प्रोडक्शन के लिए कहाँ का सक्सेसफुल रहा? पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में। और तमिलनाडु में रहा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रहा राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से ना सिर्फ ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा, एनहांस हुआ, बल्कि साथ साथ जो जनरल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी फार्मर और उनकी फैमिली की वो भी इंप्रूव हुई। ठीक है, अच्छा इंप्रूव होने का एक मेन जो पॉइंट, 2 मेन पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगी। नंबर 1 इज कोऑर्डिनेशन बढ़ गया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और फार्मर का, साथ साथ फार्म मैकेनाइजेशन रिजल्ट हुआ विद एड फ्रॉम दी गवर्नमेंट के साथ फार्म मैकेनाइजेशन का एड मिलने लगा। अब बात करूँ मोर टू नो की। मोर टू नो थोड़ा सा आपकी बुक में दिया गया, जस्ट अगेन वही स्टोरी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते मैं बताती हूँ। जो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है, मैंने आपको अभी बताया था स्टोरी में कि HIV सीड्स का इन्होंने डेवलप किया था मेक्सिको में 1950 एक मिनट, व्हाट वाज द ईयर, आई एम नॉट वेरी श्योर, 1951 इन मेक्सिको में जो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया HIV व्हीट सीड्स को, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को। अब 1970 में यानी 1970 में इनको इस काम के लिए जो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दुनिया में बढ़ाने के लिए इनका जो ये कंट्रीब्यूशन था, इनका जो योगदान था, इसकी वजह से 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ठीक है, अब इस समय जब दिया गया उस समय पे इंडिया में भी फर्स्ट फील्ड टेस्ट हो चुका था HIV सीड्स का। दिस लेड टू द इंक्रीज। अब जो इन्होंने ये काम किया, योगदान इन्होंने दिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इससे क्या हुआ ना, जो फूड सप्लाई में बढ़ोतरी दिखी, मतलब बढ़ाव देखने को मिला, इंक्रीज मिला, और साथ ही साथ जो लोग स्टारवेशन से मर रहे थे, यानी भूख के मारे जो इंसान मर रहे थे, उनको भी बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाया मरने से, स्टारवेशन से। स्टारवेशन इज भुखमरी से मरना। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था सरप्राइज है वीडियो के एंड में। द सरप्राइज इज अ क्विज। जो ये 2 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट सा क्विज है, यू हैव टू जस्ट कमेंट मी, आप लिखोगे क्विज आंसर्स, पॉइंट 1 का ये आंसर है, पॉइंट 2 का ये आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आई एम वेटिंग। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग, दैट इज इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आप चेक करना। इसका जो चैप्टर है उसका छोटा सा एक असाइनमेंट मैंने एक गूगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रिपेयर किया है। आप उसको अगर प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन बी अश्योर्ड, आप उससे मतलब अपना एक टेस्ट ले सकते हो कि हाँ आपको ये चैप्टर समझ में आया है, ये चैप्टर अब आपको समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से, और आप पेपर एग्जाम जो है आप अच्छी तरीके से आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो फॉर दिस चैप्टर। That's all for this video. Thank you for watching it till the end. I know this is the first video जो मैंने इतनी लंबी आपको पढ़ाई है पहली बार, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल आप वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आपको कोई सी भी और अच्छा, मुझे एक चीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको वन शॉट ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर पार्ट्स में, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी सारे बच्चों की कि दीदी अलग से ऐसे पढ़ाओ,
मतलब पार्ट्स में ना पढ़ा के एक वन शॉट वीडियो डाल दो। तो मैंने ये वाला चैप्टर वन शॉट में डाले, बाकी चैप्टर्स आपको वन शॉट में चाहिए या पार्ट्स में चाहिए वो मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यस, आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो रिक्वेस्ट हो क्लास 6 की तो डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू आउट विद इट। कोई होमवर्क क्वेश्चन हो रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर साइंसेज, तो आई एम देयर टू हेल्प। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep exploring, and keep succeeding in your life.